बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हम शुरू करते हैं। कल हमने इंट्रोडक्शन कराया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके साथ ओल्ड कॉन्सेप्ट बताया था। इसके साथ मैंने आपको डिफाइन किया था कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। तो हमने वाइटल फोर्स थ्योरी तक ये बात डिस्कस कर ली थी कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो क्या है। और जैसे आपको मैंने बताया था कि ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कार्बन कंपाउंड्स हैं, लेकिन ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो हम ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनाइजम्स। ठीक है ना। फिर वाइटल फोर्स थ्योरी आ गई, और वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है? वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है कि जनाब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज? अब आ रही है बेटा? आ रही है आवाज? तो बताओ। यस सर। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट ये था। ओल्ड कॉन्सेप्ट में आपसे कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन कंपाउंड्स होते हैं और ये ऑब्टेन्ड होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। फिर उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी आ गई, और वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कार्बन कंपाउंड्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होंगे, और तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उसे एक फोर्स कंट्रोल कर रही है, जिस फोर्स को हम नाम देते हैं वाइटल फोर्स। तो पहले मैं आपको इसको स्लाइड आपको दिखा देता हूं, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं वूलर कॉन्सेप्ट पर, एंड देन मॉडर्न कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। तो ये देखिएगा जरा, ये है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी मीनिंग मैंने आपसे कहा था कि ओरिजिन फ्रॉम लाइफ, या इसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइज्म, किसको हम ऑर्गेनाइज्म से ऑब्टेन करते हैं, ओरिजिन फ्रॉम लाइफ है ये। ठीक है जी। और इसके क्या माने? ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था देखिएगा। ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है कि ये इसका ओल्ड कॉन्सेप्ट आ गया, द स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं उन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और जो केमिस्ट्री इसको डील करती है, इस केमिस्ट्री को कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो ऐसे तमाम कार्बन कंपाउंड्स होंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होंगे। द स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड which are produced or obtained by the living organism from the living organisms are called organic compounds। और जो ब्रांच इसको डील करेगी उस ब्रांच को हम नाम देंगे उस ब्रांच को हम नाम देंगे उस ब्रांच को हम नाम देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है जी। तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है बेटा जो हमने कल डिस्कस किया था। इसके बाद अगर हम आ जाएं तो ये देखिए, ये वाइटल फोर्स थ्योरी हम कल पढ़ चुके हैं कि इसने बिलीव कर लिया था कि तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं एक फोर्स है, इसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स वाज रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड वाज कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो ह्यूमन कंट्रोल से बियॉन्ड हैं, दूर हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो एक वाइटल फोर्स चाहिए। देखा ऊपर देखने लिखा, इट वाज बिलीव दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर प्रोड्यूस्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स under the influence under the influence under the influence of mysterious and unknown type of force which is known as vital force supplied by living cells and was defined as was responsible for growth of plants and animals and was considered to be beyond human control। यानी जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो ह्यूमन कंट्रोल के बियॉन्ड है, और जो ह्यूमन और एनिमल्स एंड प्लांट्स इन तमाम चीजों को एक फोर्स चाहिए। इस फोर्स को हम नाम देते हैं वाइटल फोर्स का। इस फोर्स को हम नाम देंगे वाइटल फोर्स का।
अब देखिएगा assumption इसका क्या है बेटा, under the theory it was supposed that organic compounds do not obey basic fundamental laws and it is impossible to synthesize compounds in the laboratory। यहाँ तक हम कल डिस्कस किया था कि ओल्ड कॉन्सेप्ट और वाइटल फोर्स थ्योरी के बाद ये बात हमारे जहन में आई या इस बात को समराइज किया गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये कार्बन कंपाउंड्स हैं। नंबर टू, दे आर obtained फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नंबर थ्री, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी। ये तीन पॉइंट्स हमारे सामने आए जो कि ओल्ड कॉन्सेप्ट और वाइटल फोर्स थ्योरी से रिलेटेड है। ये तीन पॉइंट्स हैं जो ओल्ड कॉन्सेप्ट और वाइटल फोर्स थ्योरी से रिलेटेड है। और इसके अंदर तीन पॉइंट्स क्या है? नंबर वन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कार्बन कंपाउंड्स। नंबर टू, organic compounds are obtained from living organisms. Number three, organic compounds cannot be synthesized in the laboratory। ये सारे ओल्ड कॉन्सेप्ट थे। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा ये आप मैंने आपको कल बताई थी बात कि तकरीबन 200 इयर्स 200 साल तक ये कॉन्सेप्ट चलता रहा। और ये क्योंकि हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लिहाजा एक कॉन्सेप्ट चलता रहा अंटिल के एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट किया था वूलर ने। इसको वूलर्स कॉन्सेप्ट कहते हैं या वूलर वर्क इसको कह सकते हैं आप। कॉन्सेप्ट से बेहतर है वर्क लिख लें, वूलर्स कॉन्सेप्ट या वूलर्स वर्क। वूलर एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट कर रहा था 1828 में। 1828 से पहले 1828 तक ये बात जहन में थी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन होंगे। और तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक फोर्स कंट्रोल करती है, इस फोर्स को हम नाम देते हैं वाइटल फोर्स का। अगर वाइटल फोर्स है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। 1828 में वूलर्स अमोनियम सायनेट के ऊपर एक रिसर्च कर रहा था, उसे बॉइल्ड कर रहा था। और ये एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट था, करना वो कुछ और चाह रहा था, हो कुछ और गया। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था रेडियो एक्टिविटी, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था रेडियो एक्टिविटी के जो प्रोफेसर हेनरी बैकरल है वो एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहा था, लेकिन उसने ये ऑब्जर्व किया कि यूरेनियम में से जो है वो रेडिएशन निकलती हैं। और फिर उसने रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट दिया, जिसे बाद में मैडम क्यूरी ने और प्रोफेसर क्यूरी ने उसको जो है बहुत आगे तक लेके गए, इसके ऊपर से नोबेल प्राइज भी दिया गया। लिहाजा वूलर ने एक एक्सीडेंटल वर्क किया, वो एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहा था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया ऑब्टेन कर लिया। यूरिया को पहले से डिसाइडेड था कि यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिहाजा वूलर ने जो वर्क किया, ये देखिएगा इन 1828 अ German chemist Wooler accidentally prepared urea in laboratory by heating ammonium cyanide, converting this inorganic compound to organic compound urea। जब वो अमोनियम सायनेट को हीट कर रहा था तो उसे देखा कि NH4CNO से NH4CNO से हमने ऑब्टेन कर लिया NH2CO NH2। इसको अब H2N या NH2 इसके दोनों के मायने किए, उसने ऑब्टेन कर लिया NH2CO NH2। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम है यूरिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको शुरू से डिस्कवर कर लिया गया था, ये जो है वो ह्यूमन यूरिन के अंदर मौजूद होता है। और आज करंटली आप देखें कि यूरिया की जब प्रिपरेशन हमने की है लेबोरेटरी में, तो यूरिया बहुत सारा यूरिया तैयार करना शुरू किया। और आज यूरिया एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होता है। हमने ये फर्टिलाइजर में पढ़ा था कि जहां भी हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, मेजर जो फर्टिलाइजर है वो यूरिया एज मेजर फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होता है। समझ में आ रही बात इसमें?
नाइट्रोजन और फॉस्फेट के साथ ये यूरिया इस्तेमाल में आता है। लिहाजा अमोनियम सायानेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब इसको वूलर ने बॉइल्ड किया तो उसने एक्सीडेंटली ये कंपाउंड ऑब्टेन कर लिया, H2N NH2CONH2। ये कंपाउंड जो है कंपोजिशन है यूरिया की, और यूरिया को पहले ये बात डिफाइन कर ली गई थी कि यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिहाजा जब ये लेबोरेटरी में तैयार हुआ तो तमाम के तमाम साइंटिस्ट के लिए एक बड़ा समझने की एक शॉकिंग सी न्यूज थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल, बट वूलर ने इसको पॉसिबल करके दिखाया, और वो उसने ऑब्टेन की एक्सीडेंट थी। और इस तरह फर्स्ट टाइम ये बात सामने आई कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसके बाद हजारों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में तैयार किए गए। इसके बाद जब ये बात सामने आ गई थी, एक और साइंटिस्ट था कॉल्ब, इसने फिर एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज किया। एसिटिक एसिड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये मैंने आपको शायद बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते हुए समझाया था कि एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और एसिटिक एसिड जो है ये बेसिकली विनेगर को हम कहते हैं। विनेगर ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड की फैमिली से बिलोंग करता है, और जो विनेगर होता है यही एसिडिक एसिड है। तो कॉमन नेम इसका क्या है, विनेगर। और केमिकल नेम जो है, केमिकल नेम ये भी कॉमन नेम है एसिडिक एसिड। जो केमिकल नेम होता है वो इथानोइक एसिड होता है। ये हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला चैप्टर नंबर 9 में। लिहाजा कॉल्ब ने एसिडिक एसिड को सिंथेसाइज किया, और कैसे, उसने कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्योर फॉर्म में कंबाइन किया। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं CH3COOH। ये एसिडिक एसिड का फॉर्म है। मैंने आपसे कहा था कि जहां COOH आ जाए वो फैमिली कहलाती है कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, जो कि एसिड है। ये हमने बात पढ़ी थी अमाइनो एसिड में, कि अमाइनो एसिड एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है कार्बो ऑक्सैलिक एसिड का और अमाइंस का, और सॉरी किसका, अमाइंस का। इनको मिलाकर हम क्या है, अमाइनो एसिड ऑब्टेन करते हैं। These after thousands of organic compound or synthesized in the laboratory, thus vital force theory was completely overthrown or discarded. लिहाजा इस थ्योरी के बाद जो वूलर कॉन्सेप्ट था, वूलर्स वर्क था, उसके बाद कॉल्ब ने एसिडिक एसिड तैयार कर लिया, तो इसके बाद जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो केमिस्ट्री के हवाले से उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑब्टेन करें लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिससे एक फोर्स कंट्रोल करती है। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर सकते हैं। यहां से एक नई चीज जो है, यहां से एक नई चीज जो है वो शुरू हुई, और यहां से जो है, यहां से एक नई चीज शुरू हुई। और इसके बाद जनाब क्या हुआ, इसके बाद हजारों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, हजारों की तादाद में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में तैयार करने शुरू कर दिए। ठीक है ना। अब इसके बाद जब वूलर कॉन्सेप्ट आ गया और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर लिए गए, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर लिए गए, तो इसके बाद जो है वो इसका एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया। मॉडर्न कॉन्सेप्ट इसका क्या था, जरा देखिएगा कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट इसका ये है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जरा देखिएगा, इसे हम कहते हैं कि द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड ऑफन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हैलोजन except carbides, carbonates, bicarbonates, cyanides and oxides of carbon is called organic chemistry। ठीक है, तो ऐसे कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो, समटाइम्स नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, फॉस्फोरस हो और हैलोजन हो, उसे हम नाम देंगे कार्बन के। इन कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इन कंपाउंड में कार्बन सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है।
एक्सेप्ट द कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स एंड ऑक्साइड। ये एक्सेप्ट के बाद जो कंपाउंड लिखे हुए, ये सारे जो कंपाउंड है ना, ये सारे कंपाउंड जो हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। अब इसमें देखिएगा जरा, आप इसके अंदर नोट कीजिएगा, हम जब बात करते हैं कार्बाइड्स की, तो कार्बाइड्स के माने क्या हैं? कार्बाइड्स हम किसे कहेंगे बेटा? कार्बाइड जो है बेसिकली वो क्या कहलाएंगे? अगर हम कार्बाइड्स की बात करते हैं तो कार्बाइड जो हैं ये होते हैं C2, जैसे C2, और इसको आप कह सकते हैं यहां पर अगर मैं ये इसके बाद होगा AL। ये जनाब ये हो गया, ये जनाब हो गया क्या? ये अच्छा अभी देखें, ये जो हमारे पास है बेटा, ये हमारे पास जो है ये तो कार्बाइड्स हो गए, ठीक है ना। इसके बाद अगर आ जाए हम इसकी बात करते हैं, हमारे पास क्या है? कार्बाइड्स के बाद जो है वो कार्बोनेट्स। अगर हम कार्बोनेट्स को देखें तो कार्बोनेट्स जो है, कार्बोनेट्स ये क्या होंगे? कार्बोनेट्स हमारे पास हैं लाइक सोडियम कार्बोनेट की मिसाल ले लेते हैं, Na और CO3। तो हम सोडियम कार्बोनेट की मिसाल लेते हैं तो ये होगा Na2 और जनाब CO3। ये सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा बेटा। इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट हो जाए, वो हो जाएगा। ये कार्बोनेट्स हैं। इसके बाद आ जाएंगे, इसके बाद अगर हम आते हैं जनाब, आप देखिएगा इसके बाद जो है ये है क्या है? बाइकार्बोनेट्स। तो जो बाइकार्बोनेट्स होंगे, बाइकार्बोनेट्स में अगर हम देखें
तो बाइकार्बोनेट्स में क्या है, इसमें भी NaHCO3 है, NaHCO और 3। ये जनाब बाइकार्बोनेट्स में ये आ जाएंगे बाइकार्बोनेट्स, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट्स आ गए, ये आ गए बाइकार्बोनेट्स NaH और CO3, NaH और CO, ये आ गए बाइकार्बोनेट्स। ठीक है भाई। इसके बाद क्या लिखा हुआ भाई, इसके बाद क्या है, सायानाइड्स। अच्छा बेटा, सायानाइड्स आप देखें, सायानाइड्स क्या हो जाएंगे बेटा, सायानाइड जो हैं, सायानाइड जो हैं, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सोडियम सायानाइड NaCN, या इसके बाद क्या हो जाएंगे पोटेशियम सायानाइड KCN, ये सायानाइड हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें जनाब, सायानाइड्स के बाद क्या है भाई, सायानाइड्स के बाद जो है, सायानाइड्स के बाद जो है वो क्या है, ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड्स या आप जानते हैं ऑक्साइड्स, ऑक्साइड जो है वो क्या हो जाएंगे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गए ऑक्साइड्स। जाएगा CO2। ठीक है भाई, अब आप देखिएगा जरा कि ये हमारे पास, ओके, अब जरा देखना बेटा, ये जो है, ये सारे हमारे पास, ये जो आपके पास सामने लिखे हुए हैं, ये कार्बाइड्स के माने, जैसे एल्यूमिनियम कार्बाइड्स है, ठीक है, इसके अलावा जो है वो कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, और साइनाइड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, ये सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, ये सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जो कि इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा, ये सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, ये सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि, ये सारे वो कंपाउंड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नहीं आते, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नहीं है। ठीक है बेटा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, ये होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। Al4 होगा बेटा, Al4 और C3 जो है, ये है एल्यूमिनियम का, Al4 और C3 जो है वो एल्यूमिनियम कार्बाइड। अच्छा जी, देखिए ये जो कंपाउंड्स हैं जो लिखे हैं हमने, कार्बाइड्स है, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, और इसके साथ जो है वो साइनाइड्स हैं, ऑक्साइड्स, ये आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इसके अलावा जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन सिंगल, डबल और ट्रिपल, अब गौर से मेरी बात सुनिएगा, गौर से मेरी बात सुनिएगा, ऐसे तमाम कंपाउंड्स में कार्बन सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बना रहा होता है, में कार्बन सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक, इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो याद रखिएगा
अब 3 कैटेगराइज में हमारे पास कंपाउंड्स आ गए। नंबर वन वो कार्बन कंपाउंड जो लिविंग, और ये अच्छी तरह सुनिएगा बेटा, बहुत अच्छी तरीके से, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे फौरन पूछें। 3 कैटेगराइज में अब कंपाउंड्स आ गए। नंबर वन वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, ये भी कार्बन कंपाउंड है। नंबर टू ऐसे कंपाउंड जो हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर रहे हैं और उसमें कार्बन सिंगल डबल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इससे ये कंपाउंड होगा। तीसरे कंपाउंड जो लिखे मैंने, कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, साइनाइड्स, ऑक्साइड। ये कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, साइनाइड्स और ऑक्साइड, दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या कहलाएंगे? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। इसके अलावा कार्बन के वो सारे कंपाउंड जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज होते हैं और जिनमें कार्बन सिंगल डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और इसमें हाइड्रोजन, कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलोजन होंगे, ये कहलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वो कार्बन कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होते हैं, वो कार्बन कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होते हैं, इन कार्बन कंपाउंड्स को हम कहते हैं बायोकेमिकल कंपाउंड्स। ठीक है जी। लिहाजा उसे बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायो कंपाउंड्स कहलाते हैं, बायोकेमिकल कंपाउंड्स कहलाते हैं जिस कंपाउंड में कार्बन सिंगल डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन, इसे हम नाम देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और जो कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स हैं, इन्हें हम नाम देंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब जरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमें पढ़ना है। नंबर वन, ये तो एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन कार्बन के वो कंपाउंड जो हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, जिसपे कार्बन सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब गौर से मेरी बात सुनिएगा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन तमाम कंपाउंड्स का जो मेन स्केलेटन है, उन तमाम कंपाउंड्स का जो मेन स्केलेटन है, वो बनता है कार्बन के जरिए। कार्बन के बगैर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रीपेयर नहीं हो सकता। कार्बन के बगैर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रीपेयर नहीं हो सकता। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये तमाम के तमाम कंपाउंड जो हैं वो सिंथेसाइज होंगे, और इसमें मेन स्केलेटन जो है वो कार्बन का होगा। कार्बन के बाद जो सबसे ज्यादा मेजर एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है, वो एलिमेंट है हाइड्रोजन। और कुछ इसकी ऐसी फैमिलीज हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बनी। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी है, उसमें बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं, लेकिन वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। इन फैमिलीज को, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती हैं, इन्हें हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन का। इन्हें हम नाम देते हैं कि हाइड्रोकार्बन। तो उन फैमिलीज को हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन ये ऐसी फैमिलीज, इन फैमिलीज को हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा ना ये बहुत बहुत वास्ट है, तो इसको मैं स्लो स्लो लेके चल रहा हूँ, बहुत रिलैक्स होके आपके अंदर जितने सवाल है आप करें, बहुत रिलैक्स होकर पढ़े। टाइम बहुत है, हम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। हाइड्रोकार्बन के माने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing only carbon and hydrogen। सही है। सबसे मेजर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन स्केलेटन है वो कार्बन। कार्बन के बगैर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता। तो मेन स्केलेटन क्या है? कार्बन। कार्बन के बाद जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में एलिमेंट होगा वो हाइड्रोजन। और याद रखिएगा, यहां पर जो लिखा हुआ है, जो आपको डेफिनेशन में बताया मैंने,
कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑफन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन, अगर ये एलिमेंट्स मौजूद हैं तो वो कंपाउंड में मेंशन होंगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन है और वो मेंशन नहीं है, सिर्फ कार्बन कार्बन लिखे हुए, तो ये अंडरस्टूड है कि वहां पर हाइड्रोजन होगा। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और जो फैमिली है, इस फैमिली को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। जी मिला, बोलो बेटा, मिला बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर, मैं पूछ रही थी हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं और कोई एलिमेंट नहीं होता, कोई मतलब एलिमेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कुछ वगैरह कुछ नहीं कोई होगा। भी नहीं। हाँ, सिर्फ थैंक यू। हाइड्रोजन और कार्बन, इसे हम नाम देंगे हाइड्रोकार्बन का। बाकी जितने एलिमेंट्स हैं, इन सब एलिमेंट्स की अलग अलग फैमिली है। हर एलिमेंट की फैमिली अलग अलग है। जयवंती, आपको क्लियर हो गया बेटा? जयवंती, आपको क्लियर हो गया? जयवंती, आपने क्वेश्चन किया था। जयवंती मौजूद है? अच्छा, अब देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होंगे। ओके, जैसे हमने पढ़ा था अमाइनो एसिड में कि अगर नाइट्रोजन आ गया तो फैमिली क्या कहलाएगी? अमाइंस कहलाएगी। सल्फर आ गया, थायोमाइंस कहलाएगी। हैलोजन आ जाएगा, अल्काइल हाइड। ये अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे। अभी आप सिर्फ इस बात को समझें कि इन कंपाउंड्स के साथ मेन स्केलेटन कार्बन का होगा। अगर कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन है तो उसको हम नाम देंगे, फैमिली को हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। बेशुमार उसके कंपाउंड्स हैं जो हम इसको आराम आराम से नेक्स्ट क्लासेस में हम इन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फैमिली हाइड्रोकार्बन कहलाएगी। अगर सिर्फ कार्बन लिखा हुआ है, अगर सिर्फ कार्बन लिखा हुआ है, लाइक मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखिएगा मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, मैंने सिर्फ यहां पर ऐसे लिखा, देखिए सिर्फ कार्बन लिखा हुआ है। यहां देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहां कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, ये देखें सिर्फ कार्बन लिखा हुआ है। अगर सिर्फ कार्बन लिखा हुआ है, अगर सिर्फ कार्बन लिखा हुआ है, अगर सिर्फ कार्बन लिखा हुआ है, तो इसे हम जो है, इसे हम नाम देंगे, ये देखिए इसके साथ ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है। अगर सिर्फ कार्बन लिखा हुआ है ना बेटा, तो इसमें अंडरस्टूड है कि इसके साथ हाइड्रोजन मौजूद है। ये अंडरस्टूड है कि इनके साथ हाइड्रोजन मौजूद है। बट अगर नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन है, अगर ये लिखे हुए हैं तो ये हैं, वरना नहीं है। देखिए हाइड्रोजन के अलावा कोई भी कार्बन के साथ एसेंशियल एलिमेंट हाइड्रोजन है, याद रखिएगा। ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जो हाइड्रोजन के बगैर हो। मेन स्केलेटन कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन, जैसे मैं आपको इसकी मिसाल दूं, इसको हम आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे आप देखें, यहां पर यू लिख रहा हूं, यहां गौर से देखना, ये एक कंपाउंड लिखा मैंने, ये CH3 CH2 CH3 CH2, ये हाइड्रोकार्बन है। इसमें अब इसमें कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। ये हाइड्रोकार्बन है, ये CH2, ये इसमें हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं कंपाउंड ऐसे लिखूं, मैंने लिखा CH3 CH2 और ये आ गया OH, अब ये बन गया एल्कोहल। इसमें हाइड्रोजन के बगैर कोई हाइड्रो का जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, बेटा ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन और कार्बन एसेंशियल पार्ट हैं। मेजर स्केलेटन कार्बन का होगा और इसके साथ हाइड्रोजन मौजूद होगा। एग्जैक्टली exactly. हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं। ये मैं आपको अगले टॉपिक में, देखा ना मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, अगले टॉपिक में आपको समझाऊंगा। 3 2 3 कैसे आ रहे हैं। यहाँ पर 3 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। लिहाजा ये मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा कि ये हाइड्रोजन की तादाद क्या। बेसिकली हाइड्रोजन को हम कार्बन की वैलेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो मैं इसके बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बाद आपको जब वैलेंसी समझाऊंगा तो ये आपको बता दूंगा। तो एक बात तो ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो विदाउट कार्बन और विदाउट हाइड्रोजन नहीं हो सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट कार्बन विदाउट हाइड्रोजन नहीं हो सकते। अगर हाइड्रोजन नहीं लिखा हुआ, जब भी वहां पर हाइड्रोलाइज, ये कंपाउंड लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको, इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं लिखा हुआ, लेकिन अंडरस्टूड है कि इस वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए हम हाइड्रोजन को प्लेस करेंगे। ओके,
लेकिन अगर इनके अलावा कोई एलिमेंट्स हैं, अगर वो लिखे हुए हैं तो आप ये समझेंगे ये मौजूद हैं, अगर वो नहीं लिखे हुए तो वो मौजूद नहीं होंगे। ओके, बट अगर हाइड्रोजन लिखा हुआ हो, नहीं लिखा हुआ है, जब भी अंडरस्टूड है कि वहां पर हाइड्रोजन है। तो मेजर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेजर एलिमेंट्स दो हैं, या आप मेजर की जगह एसेंशियल कह दें कि दो के बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। मेन स्केलेटन कार्बन से, वैलेंसी कार्बन की फुलफिल करेंगे हाइड्रोजन से। अगर ऐसा कंपाउंड बन गया जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोकार्बन। बाकी ये टाइम कंप्लीट हो गया, बाकी बातें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। मैं अभी इसको थोड़ा स्लो लेके इसलिए चल रहा हूं, मैंने आपसे कहा था दो दो क्लासेस देंगे, ताकि अगर रिज्यूम हो जाए क्लासेस तो फिर आपको क्लास में ज्यादा बेहतर समझ में आए। ठीक है बेटा, चलो ओके, दैट्स ऑल टुडे। मे बी कल क्लास ना हो, मैं दो दो दिन पढ़ा रहा हूँ ताकि हम 2 दिन और ले सकें और फिर रिज्यूम कर दें क्लासेस, और एक दिन मैं आपको बुलाऊंगा। ओके, दैट्स ऑल टुडे।